हाय दोस्तों इस वीडियो में ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। और ये वीडियो क्लास 6 से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स लोग वो सब देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ज्यामिति क्या होता है मैं आपको पहले से भी बता चुका हूं कि किसी भी शब्द का को अर्थ जानना हो तो उस शब्द को क्या कीजिए, तोड़ दीजिए। तो ज्यामिति को हम तोड़ेंगे तो दो पार्ट में टूटेगा, एक जाया और दूसरा मिति में टूटेगा। जाया का अर्थ होता है आकृति, जाया का अर्थ होता है आकृति और मिति का अर्थ होता है माप। यानी कि इस प्रकृति में उपलब्ध जितने भी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, यानी कि उसकी आकृति का माप जिसके अंतर्गत हम करते हैं उसे हम ज्यामिति कहते हैं। आकृति में किसी वस्तु का लंबाई चौड़ाई आता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी किसी वस्तु के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अध्ययन करते हैं या इन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में संबंध को अध्ययन करते हैं वो उसे हम ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति का अगला कॉन्सेप्ट है एक नंबर में पॉइंट, इसको हिंदी में बोलते हैं बिंदु। मैं कोशिश करूंगा दोनों लैंग्वेज में लेके चलूं, लेकिन मेरा ज़्यादा झुकाव हिंदी लैंग्वेज के लेकर रहेगा, हिंदी लैंग्वेज की ओर रहेगा। तो देखिए पॉइंट बिंदु किसे कहेंगे। देखिए जब भी हम कलम, मार्कर, पेंसिल से एक डॉट बनाते हैं, यानी कि इस टाइप से पेंसिल के नोक से इस टाइप से बनाते हैं, तो ये आपको क्या है, ये सब बिंदु है। जैसे ये सब बिंदु है। अगर आपको कहे कि इसका परिभाषा लिखना है तो आपको दिख रहा है दोस्तों कि इस बिंदु में नहीं लंबाई है, नहीं चौड़ाई है और नहीं ऊंचाई है। यानी कि वैसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं हो, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं हो, वैसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। मैं आपको लिख दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप, मुझे लग रहा है कि आप नोट्स बना रहे हैं तो परिभाषा लिखने में आसानी होगी। तो बिंदु वैसी आकृति कौमा जिसमें जिसका न कोई लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई हो, वैसी आकृति बिंदु कहलाती है, यानी कि पॉइंट कहलाता है। यानी कि वैसी आकृति जिसका ना कोई लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई न हो, वैसी आकृति बिंदु कहलाता है। अब अगला इसका टॉपिक है बिंदु। बिंदु के बाद हम लोग लाइन पढ़ेंगे। चलिए अगला कंसेप्ट है लाइन, यानी कि दूसरा कंसेप्ट है लाइन, यानी कि रेखा। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपके सामने एक बिंदु बनाया, फिर एक और बिंदु बनाते गया, यानी कि एक से अधिक बिंदु है। यानी कि यह बिंदुओं का समूह आपको दिख रहा है। इस बिंदुओं का समूह को हम मिला देंगे तो जो आकृति बन जाएगा उसे हम लाइन कहेंगे। तो रेखा का परिभाषा यानी कि लाइन का परिभाषा सिंपल है, कहेंगे जब बिंदुओं के जब बिंदुओं के समूह को मिला देते हैं तो बनी आकृति रेखा कहलाती है। चलिए इसका परिभाषा मैं लिख देता हूं। बिंदुओं के समूह से बनी आकृति रेखा कहलाती है। बिंदुओं के समूह से बनी आकृति रेखा कहलाती है, यानी कि एक से अधिक बिंदुओं को जब मिलाते हैं तो वह रेखा कहलाती है। और इसमें थोड़ा कंसेप्ट है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे जैसा कि एक सीधी रेखा में बिंदु है तो मिला रहे तो लाइन बन रहा है, और जरूरत है कि यह बिंदु जरूर सीधा ही हो, यानी कि इस टाइप से भी हो सकता है।
यानी कि ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ जैसा भी बिंदु हो सकता है। तो इसको भी मिलाएंगे ना तो ये भी लाइनें बनेगा। लेकिन ये सीधी रेखा में बिंदु यानी कि सीधी है तो इसको सीधी रेखा बोलेंगे, और ये थोड़ा कर्व जैसा यानी कि इसको वर्क रेखा बोलेंगे, वर्क रेखा। यानी क्या है कि रेखा लाइन कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह का होता है, एक सीधी रेखा होता है, दूसरा वर्क रेखा होता है। ठीक है, अब देखिए इसको तो इसका निर्माण हम लोग वृत्त का निर्माण करते हैं इस रेखा से। ठीक है, यानी कि इस टाइप से होता है। फिर वर्क रेखा से हम लोग चाप का निर्माण करते हैं, यानी कि किसी भी इस टाइप से रहेगा तो इसको मिलाने से चाप का निर्माण करते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन इसका पढ़ना हमको सीधी रेखा का पढ़ना है। तो देखिए सीधी रेखा दो तरह से हो सकता है, यानी कि जब रेखा दोनों तरफ बढ़ेगा, देखिए तीर का निशान का ये दर्शाता है कि ये जो लाइन है दोनों तरफ बढ़ेगा और ये अनंत तक बढ़ते जाएगा। ये बिंदु जो है अनंत तक बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे जब रेखा दोनों तरफ यानी कि अनंत तक बढ़ते जाए तो ये कहलाएगा रेखा। ठीक है, जब दोनों तरफ बढ़ेगा यानी कि यह शुरुआती बिंदु जो है यहाँ है और अंतिम बिंदु यहाँ है, यानी कि इसका शुरुआती बिंदु भी फिक्स नहीं हो, अनिश्चित हो, और अंतिम बिंदु भी अनिश्चित हो। यानी कि जिस वैसी रेखा जिसकी शुरुआती बिंदु अंतिम बिंदु अनिश्चित हो तो उसे रेखा कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया रेखा। अब देखिए जब शुरुआती बिंदु फिक्स हो, निश्चित हो, यानी कि नहीं बढ़ेगा, रुका हुआ रहेगा, जैसे ये रुका हुआ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ेगा, या इधर बढ़े इधर बढ़े, चाहे ऊपर चाहे नीचे बढ़े, लेकिन एक ही डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, तो उसको बोलते हैं किरण। देखिए पहले रेखा का परिभाषा आपको लिखा देते हैं। क्या है कि जब सीधी रेखा दोनों तरफ बढ़े यानी कि शुरुआती बिंदु एवं अंतिम बिंदु फिक्स नहीं हो यानी कि अनिश्चित हो तो बनी आकृति रेखा कहलाती है। और किरण कहेंगे वैसी आकृति जिसका शुरुआती बिंदु फिक्स हो। देखिए फिक्स है, रुका हुआ है, नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन यह अंतिम बिंदु क्या है, अनंत तक जा रहा है, यानी कि बढ़ते चला जाएगा। तो कहेंगे वैसी आकृति जिसका शुरुआती बिंदु फिक्स हो और अंतिम बिंदु बढ़ते चला जाए, अनिश्चित हो, तो वैसी आकृति किरण कहलाती है। इसका याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि धूप पे किरण आता है तो क्या होता है, सूर्य के किरण से ऐसे निकल के आता है, सूर्य रहता है और इसका किरण इस टाइप से निकलते हुए आता है, यानी कि इसका शुरुआती बिंदु फिक्स रहता है और अंतिम बिंदु अनिश्चित रहता है कि कहाँ तक बढ़ते जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे किरण। और एक और होता है जब दोनों तरफ फिक्स होता है, यानी कि अंतिम बिंदु और शुरुआती बिंदु भी फिक्स होता है, यानी कि निश्चित होता है। यानी कि वैसी रेखा जिसकी लंबाई फिक्स हो, यानी कि उसको हम कुछ मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि उसको 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर उसको बता सकते हैं। जैसे कि इसको मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेकिन इसको नहीं बता सकते कितना सेंटीमीटर है क्योंकि ये बढ़ते जा रहा है, इसको भी नहीं बता सकते हैं। लेकिन फिक्स लंबाई रेखाखंड, इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रेखाखंड, इंग्लिश में बोलेंगे लाइन सेगमेंट। यानी कि जब इसका शुरुआती बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित हो यानी कि नहीं बढ़े तो उसे बोलेंगे रेखाखंड। ठीक है दोस्तों, रेखा के बाद आता है कोण। तीसरा नंबर में कोण आ जाता है। कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। ठीक है, तो देखिए कोण कैसे बनेगा। जैसे कि ये हमारा एक किरण है, किरण इसलिए क्योंकि इसका शुरुआती बिंदु फिक्स है। फिर से मिटा देते थोड़ा बढ़िया से। यानी कि जिसका ये हम ले लिया एक तो किरण। ठीक है, किरण इसलिए बोलेंगे कि इसका शुरुआती बिंदु फिक्स है, निश्चित है, और एक अंतिम बिंदु बढ़ते चला जा रहा है। तो जब दो किरण लेंगे, देखिए दो किरण लिए हैं तो आपको एक उभयनिष्ठ भाग दिख रहा है, यानी कि इसका उभयनिष्ठ भाग ए है और इसका भी उभयनिष्ठ भाग ए है, यानी कि ये जो बीच का जगह है इसी को कोण बोलते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाएगा जब दो किरणों के बीच के उभयनिष्ठ भाग को कोण कहते हैं। ठीक है, यह कितना भी हो सकता है, 0 हो, 90, 0 तो नहीं हो सकता है, 60 हो सकता है, 45, 180, यानी कि 0 से 12 बोल सकते हैं। 0 और कौन कौन कोण होता है सब बता रहे हैं। ठीक है,
ये मान लेते 60 डिग्री है, तो ये कोण हो जाएगा। कोण का परिभाषा हो जाएगा कि जब भी दो किरणों के बीच के उभयनिष्ठ भाग को कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला कोण क्या होता है। इसी में पहला होता है शून्य कोण। शून्य कोण यानी कि जीरो एंगल। तो ये एक सीधी किरण होता है। ठीक है, मान लो कि एक किरण है, इसको नाम दे देते हैं अपना से, और ए बी नाम देते हैं, ए बी एक किरण है। ठीक है, और एक और दूसरा किरण बना देते हैं, और इस किरण का नाम है पी क्यू। जब इस किरण को इस किरण के ऊपर उठा कर रख देंगे, यानी कि इसी पर रख देंगे, मान लीजिए छोटा किरण है इससे, ठीक है, तो इस पे रख दिए, यानी कि पी क्यू यहाँ पे, तब यह दोनों किरणों के बीच उभयनिष्ठ भाग तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो आप कहेंगे कि पी क्यू किरण एवं ए बी किरण के बीच कितना डिग्री कोण बना था, 0 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ पे हो गया, इतना समझ में आ गया कैसे 90 डिग्री कोण बनता है, 60 डिग्री कोण कैसे बनता है, वो मेरे शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, एक सीधी रेखा खींच देना कितना भी सेंटीमीटर का, और चाप बनाएंगे, यानी कि जो बोलते हैं उस टाइप से, इस टाइप से होता है ना, 2 ठो मार्क को बताते हैं, जैसे कि इस टाइप से रहता है, तो आपको ऐसे रखना है और इस टाइप से 100 चाप घी देना है। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट रखकर एक बार खींचिएगा तो 60 डिग्री का बनेगा, यानी कि यहाँ से हम खींचे हैं, ठीक है, ऐसे करके, तो एक बार मिलाइएगा यहाँ से तो 60 डिग्री बन जाएगा। फिर एक और बार यहाँ से मिलाइएगा तो 120 डिग्री, यानी कि 60 के मल्टीपल बढ़ते जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको किसी भी कोण का आधा निकालना है, यानी कि उसको समद्विभाजक, यानी कि उसको बांटेंगे आधा में, तो कैसे बांटेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक कोण है और ये 60 डिग्री का है, और 60 का आधा 30 होता है, तो हमको इसको बांटना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, जितना बड़ा यहाँ पर कितना भी बड़ा ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से लेकर ऐसे खींच देंगे, फिर यहाँ पे एक रखेंगे नोक, और इधर खींचेंगे, फिर इधर खींचेंगे, और यहाँ से इसको मिला देंगे, सॉरी सीधा मिला देते हैं, तो 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो इसको एंगल बाई सेक्टर बोल देंगे, एंगल को 2 भाग में बांटेंगे तो एंगल बाई सेक्टर। ठीक है, साइड को बांटेंगे तो साइड बाई सेक्टर। ठीक है, चलिए हमको 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री के बारे में हम जानते हैं कि जो सीधी होता है, यानी कि धरती पे पोल जो हो गया, जैसे कि ये हमारा धरती है, इसके ऊपर ये सीधा टाइप होता है, 90 डिग्री कोण बनेगा। लेकिन इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले जैसे बताए हैं वैसे बनाना है। एक चाप ऐसे ले लेना है। ठीक है, एक बार खींचेंगे तो 60, 2 बार खींचेंगे तो 120। ठीक है, अब यहाँ पे 60, हमको 30 और लेना है, तो क्या करेंगे, यहाँ का आधा ले लेंगे दोनों का। ठीक है, तो यहाँ से एक चाप खींचेंगे, यहाँ से एक और इसको मिला देंगे तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप 360 डिग्री का, 240 डिग्री का, जितना डिग्री कहा जाएगा उतना डिग्री आप कोण बना सकते हैं। बोर्ड छोटा है इसलिए 12 मिटाना पड़ रहा है ना, कोई बात नहीं। हो गया, आपको कोण हो गया और लाइन भी हो गया। लाइन के बारे में कुछ खास बात बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ जाता है, जैसे कि एक बिंदु रहेगा, तो कोई पूछेगा कि एक बिंदु से कितने लाइन क्रॉस कर सकते हैं, तो इससे अनगिनत लाइन क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बिंदु यहाँ पे है, फिर इधर से क्रॉस करेगा, इधर से, यानी कि अनगिनत लाइन क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन जब भी 2 बिंदु रहेगा, 2 पॉइंट, उससे केवल एक ही लाइन क्रॉस कर सकते हैं, वो भी सीधी रेखा, एक ही सीधी रेखा क्रॉस कर सकते हैं, यानी कि इससे सिर्फ एक ही रेखा क्रॉस कर सकता है। ठीक है, अब इसमें सोचेगा नहीं तो सब इसी पे जाएगा, तो संपाती रेखा सब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक के दूसरे रहता है वो संपाती होता है। वो रेखा बताएंगे कितने प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए, और लेकिन इसमें जो है 2 बिंदु है, इसमें वर्क रेखा जो पता है, उभर खावर जैसा चलता है, सांप जैसा, वो अनगिनत इससे गुजर सकता है। जैसे कि ये ऐसे गया, ठीक है, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर बीच में जाएगा, यानी कि इससे वर्क रेखा तो अनगिनत गुजर सकता है, लेकिन सीधी रेखा सिर्फ एक ही गुजर सकता है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि 2 पॉइंट के बीच से कितनी सीधी रेखा गुजर सकती है, तो एक सीधी रेखा गुजर सकती है। लेकिन जब भी मैथ के तरफ में रेखा का इस्तेमाल होता है तो सीधी रेखा का इस्तेमाल होता है, वर्क रेखा का इस्तेमाल होगा तो वर्क रेखा बोला जाएगा, लेकिन जैसे रेखा बोलेगा तो सीधी रेखा। ठीक है, और लेकिन एक बिंदु से अनगिनत रेखा क्रॉस कर सकती है। तीसरा में कोण भी हो गया। अब चौथा देखिए क्या चीज़ है, कुछ रेखा होता है
जो आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, जैसे एक एक रेखा है, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू। ठीक है, एक और ये रेखा है, इसको नाम दे देते हैं आर एस। ठीक है, तो जब पी क्यू रेखा और आर एस रेखा के बीच का दूरी जो देखेंगे हमेशा सेम रहेगा, यानी कि जहाँ तक इसको बढ़ाएं, ठीक है, क्योंकि रेखा है अनगिनत अनंत तक बढ़ सकता है, तो जहाँ तक इसको बढ़ाएं हमेशा जो यहाँ पे मान लो 2 मीटर है, ठीक है, तो यहाँ भी 2 मीटर दिखाई देगा रहेगा। ठीक है, यानी कि इसके दोनों बीच की दूरी हमेशा समान होनी चाहिए। तो दूरी समान होता है तो उसको समांतर रेखा बोलते हैं, यानी कि चौथा पॉइंट है समांतर रेखा, पैरेलल लाइन बोलते हैं, पैरेलल लाइन। ठीक है, चलिए इसी में और कुछ कंसेप्ट है, मैं आपको इसी में बता दे रहा हूँ। चलिए इसके लिए हमको कुछ एक और चीज़ बताना होगा। 5वां नंबर बता देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं एक ठो। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं है, क्योंकि हिंदी ही हमेशा पढ़ाते हैं। जैसे कि एक पॉइंट है, एक क्रॉस इधर से जा रहा है, एक लाइन, फिर एक इधर से लाइन, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है ना। ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, वो भी एक बिंदु पे, तो इसको दोनों रेखा आपस में प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। और जिस बिंदु पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है, वो प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाएगा। ठीक है, और इसमें एक खास क्या बात होता है कि ए वाला जो कोण होता है, इसके सामने ए वाला कोण बराबर होता है। ठीक है, आपको देख रहा है इस वाला जो कोण है ए वाले कोण के बराबर होता है। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है मैथ के आगे, जब सवासन पढ़ेंगे, 10th समरूपता पढ़ेंगे, तो उसका ज़्यादा इस्तेमाल इसी का होता है। फिर ए वाला जो कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में मैं आपको बता दे रहा हूँ, दोबारा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए तो ये दोनों लाइन समांतर है। समांतर को हम लोग इस टाइप से दर्शाते हैं, यानी कि कहेंगे इसको लिखना होगा तो पी क्यू समांतर नहीं लिखकर इस टाइप से लिख देंगे, यानी कि 2 लाइन लंबे जैसा। ठीक है, ठीक है, चल ये हो गया। अब देखिए इसका कोई तीसरी लाइन खींचेगा, इसको बोलता है तिर्यक रेखा। इसी में नोट करवा देते हैं, टॉपिक चेंज नहीं करवाता, आपको सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसको बोलता है तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्स लाइन कुछ बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तिर्यक रेखा उसे बोलते हैं जब 2 रेखा को एक तीसरी रेखा काटती है, वो भी अलग अलग बिंदु पे। ठीक है, जैसे कि इस रेखा को अलग बिंदु पे काटा है, इसको अलग बिंदु पे काटा है, तो एक जब 2 रेखा को एक तीसरी रेखा अलग अलग बिंदु पे काटती है तो वो तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है, इसलिए अलग अलग बोले हैं। जैसे मान लीजिए कि ये भी 2 रेखा है, ठीक है, और एक तीसरी रेखा भी इसको भी काट रहा है, तो यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि ये क्या है तिर्यक रेखा। ये तीसरी रेखा जो है ये वाला, ये तीसरे का नहीं बोलेंगे, क्योंकि सब एक ही बिंदु पर काट रहा है, तो इसको तिर्यक नहीं बोलेंगे। ठीक है, तिर्यक रेखा उसे बोलेंगे जब दो रेखा को अलग अलग बिंदु पे काटे, यानी कि जो ये तीसरी रेखा है इसको इस रेखा को इस बिंदु पे काट रहा है, इस रेखा को इस बिंदु पे काट रहा है, तो इसको तिर्यक रेखा कहेंगे। लेकिन जब यही तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखा को काटती है, यानी कि ये 2 समांतर रेखा है तो काटती है, तो इसका जो ए वाला कोण होता है, यानी कि जेड जो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। ये दोनों कोण बराबर होता है, इसमें भी एकांतर कोण बन रहा है, ये वाला इसके इस टाइप से, यहाँ पे जेड जो बनेगा ना वो एकांतर कोण, लेकिन इसमें बराबर नहीं होगा। लेकिन ये दोनों समांतर रहता तब ये दोनों बराबर होता, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि ये दोनों समांतर, यानी कि पी क्यू समांतर आर एस है, इसलिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो है ये भी जेड बन रहा है यहाँ पे, तो ये वाला इसको बराबर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसमें क्या चीज़ हो गया। चलिए, और भी इसमें ये जल वाला जो कोण होता है खुला हुआ है ना, इसको संगत कोण बोलते हैं। ये इसके बराबर होता है, ये इसके, इसी में बता देते हैं, इसका आगे थोड़ा बताना होगा। ठीक है, इस टाइप से। चलिए, और ये दोनों आसन कोण कहलाता है। जैसे कि एक हमारा जो क्या है एक कोण है, ठीक है, और इसमें एक बिंदु पे एक खींच दिए, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं आपस में आसन भुजा कहलाता है। ठीक है, ये दोनों कोण भी आसन कोण कहलाएगा।
वही चीज़ है। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा और समांतर रेखा हो गया। अब आगे आते हैं भुजा पे, इसको बोलते हैं साइड। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोण है, लेकिन जब इसी कोण को एक और किरण से खींचकर बंद कर देंगे तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, ये सब भुजा कहलाने लगेगा। ठीक है, यानी कि इसको नाम दे देंगे ABC, तो ये AB एक भुजा हो जाएगा, फिर BC एक भुजा हो जाएगा, फिर AC एक भुजा हो जाएगा। ठीक है, और ये सब कोण कहलाने लगेगा। इसको शीर्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, चट्टान जैसा नहीं होता है उस टाइप से, इसको शीर्ष बोलते हैं उस टाइप से। तो ये जो तीन भुजा से, ठीक है, तीन भुजा से जो बंद आकृति बनता है उसको त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, ये अगला है। ठीक है, तो चलिए अब त्रिभुज आपको बताते हैं। मतलब कि तीन भुजा से बंद आकृति त्रिभुज कहलाता है, लेकिन इसी जब चार भुजा से बंद आकृति क्या कहला जाएगा, चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, पांच भुजा से रहेगा बंद आकृति तो पंचभुज, छह भुजा षष्ठभुज, सप्तभुज, मतलब भुजा जितनी रहेगी और बंद आकृति रहेगा तो उसी के नाम से अकॉर्डिंग उस फिगर का नाम हो जाता है, उस आकृति का नाम हो जाता है। ठीक है, लेकिन जितना फिगर रहेगा उतना कोण बनता है, यानी कि उतना शीर्ष बनेगा। जैसे कि यह त्रिभुज है तो इसमें आपको तीन भुजा दिखेगा। ठीक है, तीन कोण दिखेगा और तीन शीर्ष दिख रहा है। फिर इसी में चतुर्भुज बना देंगे तो चार कोण इसमें दिख रहा है और चार भुजा दिख रहा है और चार साइड दिख रहा है। ठीक है, यानी कि जितना भुजा बनाएंगे लेकिन बंद आकृति रहेगा उसमें उतना ही कोण बन जाएगा, उतना ही भुजा रहेगा और उतना ही शीर्ष हो जाएगा, वही चीज़। अब चलिए अब त्रिभुज का हम लोग क्या करते हैं इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। और त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, ठीक है, चलिए आपको बताते हैं। त्रिभुज बताने से पहले आपको कोण जो है कोण कितने प्रकार का होता है वो बताना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए कोण ऐसे निम्नलिखित प्रकार का होता है, सबका मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। शून्य कोण हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, जो मतलब कि दो किरण एक ही पर दोनों पर संपाती रहता है तो न के बराबर कोण बनता है, उसको शून्य कोण कहते हैं। ये 0 डिग्री इसको बोलते हैं। लेकिन जब दूसरा न्यून कोण होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल, और ये क्या होता है 0 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ पे एंगल लिख देते हैं जैसे कि कोण लिख देते हैं, और लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। शून्य कोण तो 0 डिग्री के बराबर होता है, न्यू कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। ये इसके बारे में ये डिग्री होता है, यानी कोण को मापा जाता है, डिग्री में मापा जाता है या रेडियन मापा जाता है। रेडियन के बारे में आप 11th 12th में पढ़िएगा। ठीक है, 10th में थोड़ा झलक मिल जाएगा रेडियन का। ठीक है, तो ये कोण को मापने के लिए जैसे कि हम ये कोई कोण है तो 50 लिखेंगे तो 50 डिग्री लिखेंगे, या 50 रेडियन होता है इस टाइप से। रेडियन के बारे में थोड़ा बता देते हैं, इस टाइप से रहता है रेडियन। ठीक है, चलो तो न्यून कोण होता है वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा, ठीक है, और 90 डिग्री छोटा होता है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा क्या 30 डिग्री को न्यून कोण कहेंगे, तो हाँ कहेंगे। यानी कि 0 से बड़ा रहना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा रहना चाहिए। यानी कि 30 हो जाएगा 60, 75, 85 इस टाइप से। अब तीसरा है समकोण। ठीक है, समकोण इसको बोलते हैं इंग्लिश में राइट एंगल। समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि 90 डिग्री कोण के बराबर होता है। कहेंगे वैसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है, 90 डिग्री के समान हो, उसे समकोण कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे। ठीक है, चौथा जाता है अधिक कोण। सबका फिगर बना दे क्या, 0 डिग्री ये हो गया, 90 ये हो गया न्यून कोण का, जैसे कि ये 60 डिग्री। ठीक है, समकोण का ये हो जाएगा 90 डिग्री। अधिकोण वैसा कोण होता है जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा होता है। बड़ा हो गया, ठीक, कोण को थीटा ऐसे दर्शा देते हैं। आप कोण भी लिख सकते हैं, ABCD में कोई भी लिख सकते हैं, या कोई भी ग्रीक भाषा का सिंबल आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है। तो हम यहाँ पे थीटा का इस्तेमाल कर रहा हूँ कोण के लिए, ये थीटा है। तो ये अधिकोण 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि बताइए कि 120 डिग्री को अधिकोण कह सकते हैं, तो कहेंगे हाँ। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि 120 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। इसका फिगर इस टाइप से बना देंगे। फिगर आपको समझने के लिए बता दे रहे हैं। जैसे कि ये हो जाएगा हमारा, मान लीजिए कि 130 डिग्री है, तो ये अधिकोण हो जाएगा। पाँचवा में देखिए आपको क्या चाहिए। पाँचवा में आपका है शून्य कोण, न्यू कोण, समकोण, अधिकोण, फिर आपका आता है पुनरावृत्ति कोण कहते हैं। क्या बोलते उसको, नाम पता नहीं चल रहा है ना, पुनरावृत्ति बोलते हैं। चलिए पहले देखें, हो गया। इसके बाद आता है ऋजु कोण, ठीक है। ऋजु कोण या सरल कोण, वैसा कोण जो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। और एक और होता है पुनरावृत्ति कोण, ऐसे कुछ बोलते हैं, नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूं, या या बृहद कोण बोलते हैं। यानी कि जो कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है, यानी कि 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, ठीक है। यानी कि बृहद कोण होता है, इसका इंग्लिश आप देख लीजिएगा, रिफ्लेक्स एंगल कुछ बोलते होंगे। ऋजु कोण को बोलते हैं सरल कोण, यानी कि वो जो 180 डिग्री बराबर होता है। बृहद कोण जो होता है 180 से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। पूर्ण कोण होता है, कंप्लीट एंगल बोलते हैं उसको, और वो 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। वैसा कोण जो 360 डिग्री के बराबर हो उसे पूर्ण कोण कहते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब त्रिभुज के बारे में आते हैं। त्रिभुज यानी कि जिसमें 3 भुजा हो, 3 कोण हो, 3 शीर्ष हो, ठीक है। इसका फिगर इस टाइप से, इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। ये त्रिभुज का नाम अपना मन से कुछ भी दे सकते हैं। और इसके सामने वाला, लेकिन ये ध्यान रखना इसमें रहता है कि जो भी कोण होता है, शीर्ष होता है, उसको हम लोग 12 लेटर से लिखते हैं, यानी कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ऐसा नहीं कि इसको ऐसे लिख देंगे ABC, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। मैथ का रूल नहीं कहता, मैथ में कहता है कि जो भी कोण है, शीर्ष है, उसे 12 लेटर में लिखिए, कैपिटल लेटर में लिखिए, ठीक है। और इसके सामने वाली भुजा ए कहलाता है, उसी के नाम से दर्शाना पड़ता है। बाकी क्वेश्चन में जो दिया हो वो भी सही है, ठीक है। और सी रहेगा, सी कोण के सामने का भुजा कहलाएगा, ठीक है। ए हो गया, ए भुजा कोण ए के सामने का, बी भुजा कोण बी के सामने का, ठीक है। लेकिन त्रिभुज जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल आपको बताएंगे कि कब त्रिभुज का निर्माण हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा त्रिभुज के जो प्रकार है वो आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो त्रिभुज का भी प्रकार के 2 तरह से देख सकते हैं। कोण के आधार पर देख सकते हैं, ठीक है, कोण के आधार पर, और दूसरा देख सकते हैं भुजा के आधार पर, ठीक है। कोण के आधार पर होता है न्यू कोण त्रिभुज होता है, न्यू कोण त्रिभुज। त्रिभुज का सिंबल ही दे देता है त्रिभुज के बदले। और दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, और तीसरा होता है अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। और भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है इस सबका इंग्लिश होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। लिख नहीं रहा हूँ आपको, मैं बोल दे रहा हूँ। भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, और इसका इंग्लिश होता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। और दूसरा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, इसको बोलते हैं इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रायंगल, ठीक है।
तो न्यूकोण त्रिभुज क्या होता है, यानी कि न्यूकोण, समकोण, अधिकोण, ये सब त्रिभुज क्या होता है, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। चलिए पहला देखते हैं न्यूकोण त्रिभुज। इसका नाम में से ही स्पष्ट है, यानी कि वैसा त्रिभुज, कोई 3 ठो भुजा बना देंगे, घिरा होना चाहिए। वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, न्यूकोण हो, ठीक है। यानी कि न्यूकोण कहने का मतलब है कि 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, जैसे कि 60, इस टाइप से 360 डिग्री होता है ना, रुको 7 3 7 70 हो जाएगा 130, इसको बनाना पड़ेगा 50, ठीक है। यानी कि एक कोण क्या होना चाहिए, 0 से 12 और 90 से छोटा होना चाहिए। इसका है फिर समकोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है, इसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, जैसे कि ये 90 डिग्री बराबर है, ठीक है। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, इस सब का इस्तेमाल पड़ता है, बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। आगे चलकर त्रिकोणमिति चैप्टर में या कोई भी ज्यामिति पढ़िएगा तो उसमें इस सब का इस्तेमाल होगा, न्यूकोण का, समकोण का, फिर अधिकोण, इसके बाद है अधिकोण त्रिभुज। ये इसमें जैसे कि ये त्रिभुज बन गया, आपको ये वाला कोण जो है अधिकोण है, यानी कि 120 डिग्री मान लीजिए, ऐसा 30 हो जाएगा, ये 30, यानी कि जिसमें एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से 12 और 180 डिग्री छोटा, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। मतलब कोण के आधार पे पता चल जाएगा कि कौन सा त्रिभुज है, ठीक है। अब अगला बताते हैं भुजा के आधार पे। भुजा के आधार में पहला है समबाहु त्रिभुज, और नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। यानी कि वैसा त्रिभुज, सम मतलब होता है बराबर, और बाहु मतलब होता है भुजा, यानी कि जिस त्रिभुज में पूरा यानी कि सभी भुजा यानी कि तीनों भुजा बराबर हो, ठीक है, उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे कि ये फिगर है, देखिए, ठीक है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। फिर आगे चल पढ़िएगा कि ये सभी कोण बराबर होता है, ठीक है, यानी कि 60 डिग्री होता है। इसे प्रूफ कीजिएगा आगे चल के, जब त्रिभुज चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। फिर इसका बोलते समद्विभाजक खींचते हैं तो ये दोनों आपस में बढ़ जाता है, ये इसके बराबर हो जाता है, ठीक है, वो आगे पढ़िएगा। फिर दूसरा आता है समद्विबाहु, ये भी नाम से स्पष्ट है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम में इसको जानते होंगे तो उसको उनको याद करना होगा, ठीक है। जैसे कि देखो, सम मतलब होता है बराबर, और यहाँ पे दो मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो, यानी कि इस त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो जो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। और इसका फिर आगे चल पड़ेगा कि ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, फिर इसका भी समद्विभाजक खींचिएगा तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। सब ये आगे पढ़िएगा। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है विषमबाहु, यानी कि इसमें कोई भी भुजा किसी के बराबर नहीं हो, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज यानी कि ऐसे रहेगा, यानी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं रहेगा, एक भी नहीं, जैसे कि ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है, इस टाइप से। इसका नहीं, कोण भी बराबर होता है, भुजा बराबर होगा तो ऑटोमेटिक कोण भी उसका बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था, और आप कमेंट कीजिएगा तो इसका मैं पार्ट 2 लाऊंगा, उसमें मैं सभी त्रिभुज का प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा, फिर इसे सीरीज चलते रहेगा, आप कमेंट कीजिएगा तभी, ठीक है। चतुर्भुज का भी, फिर चतुर्भुज प्रकार का जो होता है उस टाइप से, ठीक है। और ऐसे मैं 9th 10th का पढ़ाता हूँ, 11th का बायोलॉजी से, 11th 12th का सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, ठीक है। आप कहिएगा तो आपके लिए जो टॉपिक होगा, चैप्टर होगा, मैं आपको यूट्यूब पे बता दूंगा। धन्यवाद।